नमस्कार दोस्तों। राम राम सभी को। पिछले वीडियो में हमने जैसा कि सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम कालीबंगा पढ़ चुके थे, आहड़ पढ़ चुके थे, गिलुंड पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे बागोर सभ्यता। उससे आगे चलते हैं। देखिए, बागोर सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी के किनारे पे। और उत्खनन कार्य कब और किसके निर्देशन में हुआ? डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक इसका जो है उत्खनन कार्य लगातार चलता रहा। और यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के जो हैं अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, और जो ये माने जाते हैं कि 4 से 5,000 ईसा पूर्व हैं। और यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने को प्रमाणित करते हैं। आखेटक का मतलब यहाँ के जो निवासी थे वो शिकार किया करते थे। अब बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। किसके? तांबे के। जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि छेद वाली सुई जो है वो किस सभ्यता से मिली है? तो आपका जवाब होगा बागोर सभ्यता से। यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। अब आगे देखेंगे हम गणेश्वर सभ्यता। अब गणेश्वर सभ्यता कहाँ की, किस राजस्थान के किस जिले की है? तो आपका जवाब आएगा कि ये नीम का थाना सीकर की सभ्यता है। किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। ठीक है। और ये क्या है? एक ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसका उत्खनन किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। कितनी पुरानी है ये? 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। पूछ ले कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो आपका क्या होगा जवाब? गणेश्वर सभ्यता। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में कितना प्रतिशत? 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र के तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपशवर्णी मृद पात्र कहते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन मिले वो किस प्रकार के? कृपशवर्णी। यह बर्तन देखिए, यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। और यहाँ से तांबा कहाँ कहाँ जाता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जाता था। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जाता था। चलिए, अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? इनमें हो गई आपकी भीनमाल, जो कि कहाँ है? जालोर में। अगर इसका उत्खनन कार्य किसने कराया? आर.सी. अग्रवाल ने करवाया। और यहाँ से क्या मिला है? एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। और इसको भीनमाल को प्राचीन नाम क्या दिया गया था? श्रीमाल। श्रीमाल इसका प्राचीन नाम था, बाद में भीनमाल बन गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला है? आर.सी. अग्रवाल ने उत्खनन कार्य करवाया। एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र है और एक यूनानी सुराही यहाँ से मिली है। चलिए आगे। इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं और यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त
हुए हैं। यहाँ पर जो है लोहे के सामान, उपकरण, औजार ये बनाए जाते थे। ठीक है, कहाँ पर? ईसवल, उदयपुर में। चलिए आगे। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट, जो कि कहाँ है? जयपुर में। बैराट की बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी, कहाँ पे? भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, पूछा भी गया है यहाँ से, है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे कि बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ध्यान रखिएगा। एक तो है बीजक पहाड़ी, है ना, और एक है आपकी भीम की डूंगरी। बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी, यहाँ से क्या क्या मिले हैं? फिर रिपीट कर लीजिए। बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। कौन कौन? दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। कौन कौन जुड़े हुए थे? फिर रिपीट कर लीजिए। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित इसके उत्खनन कार्य से जुड़े हुए थे। चलिए, बैराट से क्या क्या मिला? बैराट से तो एक गोल मंदिर मिला और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है? एक गोल मंदिर प्राप्त हुआ है। दूसरा क्या प्राप्त हुआ है? अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है। बहुत 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 ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि अशोक का भाब्रू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर होना चाहिए बैराट से, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण मिलता है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण हमें कहाँ से और किस प्रकार मिलता है? तो आपका आंसर होगा कि अशोक के भाब्रू अभिलेख से हमें यह पता पड़ता है कि अशोक क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और भाब्रू अभिलेख कहाँ है? बैराट के समीप। बालाथल, उदयपुर में प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन से एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। कहाँ पर? बालाथल, उदयपुर में प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें और कौन कौन सी सभ्यताएं मिलती है? हमें रंगमहल, हनुमानगढ़, ओझियाना, भीलवाड़ा। रंगमहल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ओझियाना, भीलवाड़ा में। अच्छा, नगरी चित्तौड़ में, बरौर गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, नोह भरतपुर में, नगरी टोंक में। ये जो अवशेष भी है हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें इनके अवशेष जो है राजस्थान से प्राप्त होते हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय आरंभ हो जाता है। ठीक है, आर्य संस्कृति का प्रसार कब होता है? जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है ना। हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो जाता है, कब? 1800 ईसा पूर्व के आसपास, तो वैदिक सभ्यता, भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय आरंभ होता है। और इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत जो है, हमें अगर वैदिक सभ्यता को जानना है तो हम किन किन स्रोतों से जानेंगे? 4 वेदों से। कौन कौन से? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता का अवशेष जो है हमें राजस्थान में कहाँ से मिलते हैं? तो राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64 से मिले हैं। ध्यान रखिएगा, पूछ ले आपसे कि वैदिक सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? तो वैदिक सभ्यता के अवशेष हमें अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64 से मिले हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
महाकाव्य काल में राजस्थान के आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिले। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था। यानी कि जब उन्होंने अस्त्र अपने धनुष पर जब बाण चढ़ा लिया था तो उनका मानना था कि मैं अब इसे खाली नहीं जाने दे सकता, मुझे कहीं ना कहीं तो इसको छोड़ना ही होगा। तब इन्होंने क्या किया था, उस अस्त्र को उन्होंने समुद्र पर ना फेंक करके राजस्थान की ओर उसकी दिशा घुमा दी थी। तो उससे क्या हुआ, तो यहाँ जो समुद्र था वो समुद्र क्या हो गया, सूख गया और उसके स्थान पर मूसल शेष रह गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जाता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित है, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल प्रदेश किसे कहा जाता है, बीकानेर, कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। ठीक है, कौरव और पांडवों के राज्य के अधीन थे। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। हम पूर्व में इस पर बात कर चुके हैं। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति भारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम, जनपदों का उदय और द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। चलिए आगे। अब देखिए राजस्थान के जनपद कौन कौन से जनपद थे। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जनपद कौन कौन से थे, तो ध्यान से देखिए। अब आप आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य कौन सा, अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। प्रश्न पूछा भी गया है, पूछ भी सकते हैं कि किस साहित्य में या किस स्रोत में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है 16 महाजनपदों की। तो आपका उत्तर होगा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। इनमें जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था, ये आपको बता दिया गया। राजस्थान के अनेक भाग जैसे कुरु, शूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। राजस्थान के कुछ भाग जो थे किसके जनपदों के अंतर्गत थे, कुरु, शूरसेन और अवंती, इनके अधीन थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद कहलाता था। ठीक है, प्रश्न पूछ ले शिवी जनपद के आसपास का क्षेत्र, चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, तो आप बताएंगे शिवी जनपद के अंतर्गत है। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले, कौन सी सीमा, पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योधे और आर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण, कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक, पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। पूछ ले कि मत्स्य जनपद की गणना मतलब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो ये अनुमान लगाया गया है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक था और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक इसका विस्तार था। इस प्रदेश में
आधुनिक कौन कौन से आते थे इसके अंदर मत्स्य जनपद में? इसके अंदर थे जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। ठीक है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? इसका शासक था विराट। कौन था? विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर यानी बैराठ बताकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था और इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना था। चलिए, महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए और इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में शाल्व जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। शाल्वों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। तो मत्स्य जनपद के पड़ोसी कौन कौन से हो गए? आपका शाल्व जाति हो गई, शाल्व जाति इसके निकट रहती थी। ठीक है। और इसके निकट और कौन सा था? चेदी राजवंश था। क्या था? चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। ठीक है। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया और मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था और मत्स्य जनपद की सर्वाधिक राजधानी विराटनगर यानी बैराठ से प्राप्त अशोक का शिलालेख व अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका राजस्थान के जनपद, कौन कौन से जनपद थे उसके बारे में जानकारी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है। कैसे हुई उत्पत्ति? राजपूतों की उत्पत्ति हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे और इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। इन नवीन राजवंशों के महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों के इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। कब से कब तक कहा जा सकता है? 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। राजपूत कौन थे? यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाणभट्ट के हर्षचरित
तथा कादम्बरी के इस शब्द का प्रयोग किया गया। चीनी यात्री हुएनसांग ने भी चीनी यात्री हुएनसांग ने भी सॉरी मित्रों, थोड़ा आज क्या है पता नहीं, शोर के लिए माफ़ी चाहती हूँ। फिर डॉक्टर हीराचंद ओझा ने राजपूतों में लिखा है, राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिला है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाणभट्ट के हर्षचरित्र कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हुएनसांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। चीनी यात्री ने क्या लिखा है? हुएनसांग ने भी हर्षवर्धन के समय कब आया था, वो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर होगा हुएनसांग के समय आया था। उसने क्या लिखा है? इन राजाओं को कहीं तो क्षत्रिय लिखा है और कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा के द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। चलिए, कोई कहता है कि ये वैदिक आर्यों की संतान थे, है ना? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा C.V. वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है। ये किसने माना? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और C.V. वैद्य। ये क्या मानते हैं कि राजपूत आर्यों की वैदिक आर्यों की संतान है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है? आपका उत्तर होगा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा C.V. वैद्य। अब देखिए, अग्निकुंड से उत्पन्न कौन मानता है? चंद्रवरदाई ने, आप जानते हैं कि अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। इसने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य, अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु क्या किया? यज्ञ कुंड में से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों ही रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। चंद्रवरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यानी यज्ञ कुंड से की गई। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि, या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, हूण, रुचि आदि की यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, और ये कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। अब देखिए, कुछ कहते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति इनकी हुई है। तो डॉक्टर D.R. भंडारकर, इन्होंने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। किससे बताई है इन्होंने उत्पत्ति? नागर ब्राह्मण से। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। उनका मानना है कि बिजोलिया शिलालेख से हमें ये ज्ञात होता है कि ये ब्राह्मणों की संतान है। वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय इन्होंने ब्राह्मण बताया। ठीक है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है।
ठीक है, कौन कौन हो गया? D.R. अम्बेडकर, गोपीनाथ शर्मा। अब मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद टीका में यह स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहे दत्त की संतान है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा है इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस तर्क का तर्क सहित खंडन करते हैं। अब देखिए, कुछ कहते हैं कि ये विदेशियों की संतान थे। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजपूत शक तथा सीथियन जाति के वंशज हैं। अब पूछ ले कि शक और सीथियन जाति के वंशज हैं राजपूतों के बारे में, ये कथन किसका था? तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये कथन जो था वो था जेम्स टॉड का। टॉड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आईं और इन्हीं विदेशी जातियों को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार या पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टॉड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और हुणों से मिलते हैं, जैसे कि अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि अन्य। अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं व 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया। देखो, राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया? स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया। चलिए, इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके अतिरिक्त, इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति व सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों के शक या सीथियन राजपूतों के रीति रिवाज के शक या सीथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। ये भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आईं और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया और हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य तथा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकती है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्हें महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। चलिए मित्रों, आज यहीं तक हम पढ़ेंगे। आगे हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए राम राम। और आप जो हैं इसको प्रयास करते रहें। जो महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने बताए हैं उन बिंदुओं का अध्ययन करते रहें, याद करते रहें, उन्हें नोट डाउन कर लें कहीं एक जगह पे। ठीक है, अपने पास अगर पुस्तक है तो उस पुस्तक में भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। साथ के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसको आप एक बार पढ़ लें तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।